हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे मार्च महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और इस एक वीडियो से आपका मार्च महीने का जो करंट अफेयर सेक्शन है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको मार्च महीने से सभी इंपॉर्टेंट जो भी इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि ऑस्कर अवार्ड्स भी दिए गए हैं मार्च महीने के अंदर ही। मार्च महीने के अंदर ही महिलाओं का जो प्रीमियर लीग हुआ है पहला संस्करण, उसका भी आयोजन किया गया था। तो इस तरीके से कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं मार्च महीने में। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर MCQ के माध्यम से कवर करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो मार्च महीने की करंट अफेयर्स को लेकर आप निश्चिंत हो जाएंगे। तो कई सारे एग्जाम्स आने वाले समय में होने वाले हैं, बस आपको इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से सोचना है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुरेखा यादव। तो सुरेखा यादव, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसको चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। तो इनका नाम क्या है? सुरेखा यादव। वैसे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसको पहले ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हाल ही में एक महिला ने संचालित किया है और इनका नाम है सुरेखा यादव। इन्होंने मुंबई से लेकर के शोलापुर के बीच में, और ये दोनों जगह महाराष्ट्र के अंदर ही हैं, तो इन दोनों जगहों के बीच में इन्होंने पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया। तो सुरेखा यादव का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो सरस्वती सम्मान जो है ये एक साहित्यिक पुरस्कार होता है और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। साल 2022 के लिए ये अवार्ड दिया जाएगा शिव शंकरी को। शिव शंकरी, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये एक तमिल लेखिका हैं और इनको जिस रचना के लिए दिया गया है उसका नाम है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम इनकी रचना है, जिसके लिए शिव शंकरी, जो कि तमिल लेखिका हैं, इनको 2022 का सरस्वती सम्मान दिया जाएगा। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 के अंदर गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दुनिया भर के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज की सेंट्रल बैंक हैं उनमें जो गवर्नर होते हैं, सबसे बेस्ट गवर्नर के रूप में भारत के जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनको सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो शक्तिकांत दास है, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये वर्तमान समय में RBI के गवर्नर हैं और ये सन 2018 के अंदर RBI के गवर्नर बने थे। तब से अभी तक यही कार्यरत हैं। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन निम्न में से किस शहर के अंदर खोला गया है? तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो ट्यूलिप होता है ये फूल का एक पौधा होता है और ये कई सारे रंगों में खिलता है। तो पूरे एशिया का ही सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन हाल ही में स्थापित किया गया है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के अंदर। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इस ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया था। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ये श्रीनगर में डल झील के किनारे बनाया गया है। श्रीनगर की मशहूर डल लेक के किनारे ये ट्यूलिप गार्डन स्थित है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 3 मार्च 2023 को किस देश ने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो क्वाड है इसमें 4 देश आते हैं। इसमें सबसे पहले तो है अपना भारत, इसके अलावा है अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा कंट्री है जापान। तो इन चारों देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक हाल ही में भारत में हुई है, यानी कि इस बैठक की मेज़बानी भारत ने की है। तो भारत की मेज़बानी में ये बैठक नई दिल्ली के अंदर हुई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो इसमें शामिल हुए थे। क्योंकि भारत इस बार मेज़बान था तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। अमेरिका ने किस रेखा को भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो इंटरनेशनल लाइन है उसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। तो अब इसको अमेरिका ने मान्यता दे दी है और अमेरिका ने ये भी मान्यता दी है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का अभिन्न अंग है। तो अमेरिका ने हाल ही में भारत और चाइना के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन लाइन, उसको हाल ही में मान्यता दी है। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? इससे पहले तक आपने पढ़ा होगा कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का था, लेकिन अब इसका ये रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि
जो कर्नाटक में हुब्बली का रेलवे स्टेशन है, ये यहाँ का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो दुनिया में सबसे लंबा है, क्योंकि उसकी लंबाई है 1505 मीटर। पहले इसकी लंबाई 550 मीटर ही थी, लेकिन इसको बढ़ा करके 1505 मीटर कर दिया गया है। तो इस तरीके से पूरी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कर्नाटक के हुब्बली में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, यानी कि हुब्बली का जो रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है श्री सिद्धरुद्र स्वामी रेलवे स्टेशन। तो इसी रेलवे स्टेशन पर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है। फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है, क्योंकि जिस दिन पीएम मोदी ने यहाँ पर कर्नाटक के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, उसी दिन वहाँ पर कर्नाटक के अंदर ही पीएम मोदी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे को भी राष्ट्र को समर्पित किया है। तो आपको ये बताना है कि ये जो बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे है, इसकी लंबाई कितनी है। तो बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे जो है, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये कर्नाटक के दो शहरों को जोड़ता है, बेंगलुरु और मैसूर। तो बेंगलुरु और मैसूर के बीच में ये टोटल 118 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है और 10 लेन वाला एक्सप्रेस वे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 118 किलोमीटर। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका भी उद्घाटन किया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने कॉफी कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। तो एक वर्ल्ड फेमस कॉफ़ी कंपनी है जिसका नाम है स्टारबक्स, और अभी अभी इसके नए सीईओ बने हैं एक भारतीय मूल के व्यक्ति जिनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। तो लक्ष्मण नरसिम्हन, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बन गए हैं। 1 मार्च 2023 को पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो ये क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट से है। तो भारत का जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, यानी कि शॉर्ट में हम लोग पीआईबी बोलते हैं, तो इसके प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हाल ही में बन गए हैं राजेश मल्होत्रा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेश मल्होत्रा पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। रायबरेली में भारतीय रेलवे के आधुनिक कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जो भारतीय रेलवे का मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम है, उसका नाम हाल ही में बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। एक्चुअल में आप जानते हैं भारत की पूर्व महिला हॉकी कैप्टन रही हैं रानी रामपाल, और उनका भारत की हॉकी में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। तो उसी को सम्मानित करने के लिए रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है, और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अब इस स्टेडियम का नाम हो गया है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में कितने % की वृद्धि की है। तो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, उनके लिए महंगाई भत्ते में हाल ही में बढ़ोतरी करी गई है। पहले था 38% और अब ये बढ़ाकर कर दिया गया है 42%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4% का इजाफा किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4%। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो साल भर में कई सारे इंडेक्सेस जारी होते हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सूचकांकों में से एक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो 2023 के लिए ये जारी हो चुका है, और इसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया का जो सबसे खुशहाल देश है वो देश है फिनलैंड। पिछले बार भी यही टॉप पर था, और इस बार भी फिनलैंड ने ही टॉप किया है, यानी कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। इसमें अगर आपसे भारत का पूछा जाए तो भारत इसमें 126वें स्थान पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत का स्थान है 126वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो इंडेक्स होता है, इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर बेस्ड है। इसके मुताबिक दुनिया का जो सबसे खुशहाल देश है, हैप्पीएस्ट कंट्री है, वो है फिनलैंड। भारत की जो रैंक है वो है 126वीं। लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री यानी कि दुनिया का सबसे कम खुशहाल देश है अफगानिस्तान। अभी भी आपको पता है यहाँ पर तालिबान का शासन है। तो 137वें नंबर पर सबसे आखिर में है अफगानिस्तान। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो किस शहर में आयोजित किया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि 2023 के अंदर संघाई सहयोग संगठन जो ग्रुप है एससीओ, इसका मेज़बान भारत है। यानी कि एससीओ की जो भी मीटिंग्स होंगी वो भारत की ही मेज़बानी में आयोजित की जाएंगी। तो पारंपरिक चिकित्सा यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर एससीओ का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है वो भी हाल ही में भारत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? भारत के अंदर ये हुआ है गुवाहाटी के अंदर, जो कि असम का सबसे बड़ा शहर है। तो गुवाहाटी असम के अंदर इसका आयोजन किया गया था।
यहाँ पे आप देख सकते हैं एससीओ कंट्रीज के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर शामिल हुए थे और भारत के जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इस इवेंट का उद्घाटन किया था। मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में इससे पहले तक 52 जिले थे, लेकिन अब एक नया जिला बनने वाला है और इसकी हाल ही में अनाउंसमेंट की है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने। तो यहाँ का 53वां जिला होगा मऊगंज। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको इसको मैं मैप पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मध्य प्रदेश के सभी जिले। ये था रीवा जिला, लेकिन इसी रीवा जिले से 4 तहसीलों को अलग करके एक नया जिला बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा मऊगंज। तो मऊगंज जो है ये रीवा जिले से ही 4 तहसीलों को मिलाकर के एक नया जिला बनाया गया है। फिर इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो ईरान देश है यहाँ पर भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ईरान के अंदर जो भारत की एम्बेसी है उसके प्रमुख के रूप में या फिर कहें भारत के जो राजदूत होंगे ईरान के अंदर, उनका नाम है रुद्र गौरव श्रेष्ठ। रुद्र गौरव श्रेष्ठ जो हैं इनको ईरान का भारत का राजदूत बनाया गया है ईरान में। हाल ही में गार्डन मूर का निधन हो गया है 94 वर्ष की आयु में। आपको बताना है कि ये कौन सी कंपनी के सह संस्थापक थे। तो गार्डन मूर, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ये एक अमेरिकी इंजीनियर थे और इन्होंने जो इंटेल कंपनी है अमेरिका के अंदर बेस्ड है उसकी सह स्थापना की थी। एक और व्यक्ति थे जिनके साथ मिल करके इन्होंने इंटेल कंपनी की स्थापना की थी। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। और आपको बता दूं कि जो इंटेल कंपनी है ये सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 मार्च 2023 को कैबिनेट ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान की खरीद को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप जो विमान देख पा रहे हैं ये एक ट्रेनर विमान है और इसका बेसिकली इस्तेमाल जो नए पायलट शामिल होते हैं भारतीय वायुसेना में उनकी ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। तो इसका नाम है HTT-40। HTT-40 और ये विमान टोटल 70 विमान खरीदे जाएंगे। इसी के लिए हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो ये 70 विमान भारतीय वायुसेना इस्तेमाल करेगी और कौन सी कंपनी इनको बनाएगी ये भी आपको याद रखना है। इनको बनाएगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम की कंपनी, जो कि बेंगलुरु के अंदर बेस्ड है। फिर इसके बाद अगला सवाल है, पुणे में आयोजित सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की व्यक्तिगत सेबर स्पर्धा किसने जीती है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे शहर के अंदर सीनियर लेवल की नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। फेंसिंग को हिंदी में तलवारबाजी बोला जाता है। तो तलवारबाजी प्रतियोगिता की राष्ट्रीय चैंपियनशिप हाल ही में हुई है। तो इसमें महिलाओं की व्यक्तिगत सेबर स्पर्धा के अंदर मेडल जीता है भवानी देवी ने। भवानी देवी जो है ये तमिलनाडु की एक मशहूर तलवारबाज हैं और पिछले ओलंपिक गेम्स के अंदर भी इन्होंने हिस्सा लिया था। तो भवानी देवी ने राष्ट्रीय जो फेंसिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें महिलाओं की व्यक्तिगत सेबर स्पर्धा के अंदर गोल्ड जीता है। 28 मार्च 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 राज्यों के अंदर मौजूद यूको बैंक की कितनी नई शाखाओं का उद्घाटन किया है? तो यूको बैंक जो है ये भारत का एक सरकारी बैंक है। भारत में टोटल 12 सरकारी बैंक हैं और उनमें से एक है यूको बैंक। यूको बैंक का जो मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर है। तो हाल ही में जो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने कोलकाता का दौरा किया था और उसी दौरान उन्होंने यूको बैंक की टोटल 50 नई शाखाओं का उद्घाटन किया है जो कि देश के 18 राज्यों के अंदर फैली हुई हैं। यूको बैंक की ये जो 50 नई ब्रांचेस हैं ये देश के 18 राज्यों के अंदर हैं जिनका हाल ही में उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 1 मार्च 2023 को फिक्की के नए महासचिव कौन बन गए हैं? फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये भारत का एक व्यापारिक संघ है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। तो फिक्की के नए महासचिव हाल ही में बन गए हैं शैलेश पाठक। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अप्रैल 2023 के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप इनको खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो पत्र सूचना कार्यालय यानी कि जो PIB है उसके नए महानिदेशक बन गए हैं राजेश मल्होत्रा। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं MV सुचिंद्र कुमार। अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा, फरवरी के मंथली वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी तीनों जो सेनाएं हैं उनके प्रमुख और उप प्रमुख के बारे में बताया था। तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं MV सुचिंद्र कुमार। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं ग्रेग फुलटन और ये दक्षिण अफ्रीका से हैं। साउथ अफ्रीका के पूर्व हॉकी खिलाड़ी रहे हैं ग्रेग फुलटन
और इनको हाल ही में भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है उसका मुख्य कोच बना दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक बन गई हैं रश्मि शुक्ला। तो एक महिला को अपॉइंट किया गया है एसएसबी का महानिदेशक। भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक हाल ही में बन गए हैं एस दुबे। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हाल ही में बने हैं एस दुबे। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल जो कि एक भारत की महारत्न कंपनी है, तो इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं जी कृष्ण कुमार। तो ये इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आगे मैं आपको जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो भी इसी तरीके से आगे बताऊंगा एक साथ, तो इसी तरीके से आपको वीडियो को देखते चलना है। देन इसके बाद अगला सवाल है, किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 20 से 21 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो फूमियो किशिदा जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं और ये हाल ही में भारत की 2 दिनों की यात्रा पर आए हुए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जापान। निम्न में से किस शहर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये नैनीताल के अंदर बनाया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल के अंदर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बनाया गया है और ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो टोटल है 4 मीटर। इसका डायमीटर यानी कि जो व्यास है वो 4 मीटर है और ये इस तरीके से पूरे एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। तो ये आपको याद रखना है कि ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया है और भारत के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसका हाल ही में उद्घाटन किया है। 18 मार्च को भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। आपको बताना है इस पाइपलाइन की टोटल लंबाई कितनी है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश जो कि पड़ोसी देश हैं, तो दोनों देशों के बीच में एक पाइपलाइन बनाई गई है जो कि भारत से होकर के बांग्लादेश में जाती है। एक्चुअल में ये जो पाइपलाइन बनाई गई है ये बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति करने के लिए बनाई गई है, यानी कि भारत से डीजल इस पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश में भेजा जाएगा। इस पाइपलाइन का नाम है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन और इसकी टोटल लंबाई है 130 किलोमीटर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है। 5 मार्च 2023 को किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है? इसका भी आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि फरवरी महीने के अंदर ही इसको अनाउंस किया गया था इस योजना को, और अभी मार्च महीने में इसको फाइनली शुरू कर दिया गया है। तो ये जो महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई है लाडली बहना योजना, इसको मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 5 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया है। ये जो लाडली बहना योजना है इसके अंतर्गत 23 से लेकर के 60 साल तक की जो महिलाएं हैं उनके खातों में हर महीने 1000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली स्कीम है जिसके अंदर महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे साल के, यानी कि 12,000 रुपये। इस योजना का लाभ ऐसी महिलाओं को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है और उनकी वार्षिक इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है। NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, ने पिछले साल गूगल पर CCI द्वारा लगाए गए कितने करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा है? तो आपको याद होगा पिछले साल गूगल के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था, और अभी भारत का जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण है उसने इस जुर्माने को सही ठहराया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल के ऊपर 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 6 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डोर्नियर 228 विमान जो है इनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी खरीद की जाएगी इंडियन एयरफोर्स के लिए, और इसके लिए समझौता हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में। यानी कि जो डोर्नियर 228 विमान हैं इनको बनाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु के अंदर बेस्ड है। तो इसी से 6 डोर्नियर 228 विमान जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाएंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये ब्रिक्स देशों का बैंक है और इसी कारण से इसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है। तो हाल ही में ब्रिक्स बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डिल्मा वाना रूसेफ को।
डिल्मा वाना रूसेफ, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति हैं और अब इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है, आपको बताना है कि 20 फरवरी 2023 को इनमें से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक रूप से सदस्य बन गया है। तो 20 फरवरी 2023 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक रूप से मेंबर बना है मिस्र देश, क्योंकि हाल ही में इसने सदस्य बनने की जो सारी प्रक्रिया है वो पूरी कर दी है। हाल ही में किस फार्मूला वन ड्राइवर ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये साल 2023 की पहली फार्मूला वन रेस थी। आप जानते हैं कि साल में कई सारी फार्मूला वन रेस होती है, तो ये इस साल की पहली रेस थी और इसको जीता है मैक्स वर्स्तापन ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। मैक्स वर्स्तापन जो है ये नीदरलैंड के फार्मूला वन ड्राइवर हैं और ये रेड बुल रेसिंग होंडा के लिए ड्राइव करते हैं। आपको पता होगा पिछले साल यानी कि 2022 के अंदर मैक्स वर्स्तापन ही फार्मूला वन के वर्ल्ड चैंपियन बने थे। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत की मेजबानी में किस स्थान पर किया गया है। तो ये क्वेश्चन मार्च महीने से स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से एक है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत की मेजबानी में कौन से स्थान पर हुआ है। इसका ये मतलब है कि 2023 में जो बॉक्सिंग के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है उसकी मेजबानी भारत ने की है। तो भारत की मेजबानी में ये नई दिल्ली के अंदर हुई है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में सारी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया था। क्योंकि ये चैंपियनशिप इस बार भारत में हुई थी तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर को। MC मैरी कॉम भारत की एक मशहूर मुक्केबाज हैं और फरहान अख्तर के बारे में जानते हैं, ये एक बॉलीवुड कलाकार है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शीर्षक प्रायोजक किसे बनाया गया था। तो इस बार टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया था महिंद्रा ऑटोमोटिव को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि महिंद्रा ऑटोमोटिव। देन इसके बाद इसी से रिलेटेड अगला सवाल है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये चैंपियनशिप भारत के अंदर ही हुई है और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर थी कि भारत ही पदक तालिका में नंबर 1 पर रहा, क्योंकि भारत को ही सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं और उनकी संख्या है 4। तो सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारत ने कुल 4 मेडल जीते हैं और चारों के चारों गोल्ड मेडल हैं। आपको मैं अब इस टूर्नामेंट से रिलेटेड मेन पॉइंट्स दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो चैंपियनशिप हुई है ये 15 से लेकर के 26 मार्च तक नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई। इसमें मेडल टैली में भारत ने ही टॉप किया है, क्योंकि भारत ने 4 गोल्ड के साथ सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत को दूसरे और मेडल नहीं मिले हैं, लेकिन 4 गोल्ड के साथ भारत ने पदक तालिका में टॉप किया है। भारत के जो मेडलिस्ट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीतू घनघास, जिन्होंने मिनिमम वेट कैटेगरी के अंदर जीता है। निखत जरीन, इन्होंने लाइट फ्लाई वेट कैटेगरी के अंदर जीता है। लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने मिडल वेट कैटेगरी के अंदर जीता है। और स्वीटी बोरा, इन्होंने लाइट हैवी वेट कैटेगरी के अंदर जीता है। तो इन 4 महिला बॉक्सर्स ने यहाँ पर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो इस टूर्नामेंट के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी हैं। और जैसा कि आपने अभी तक देखा, इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं हर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में डेफिनेटली इनमें से हर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से इसी तरीके से आपको वीडियो को देखते चलना है। जब वीडियो खत्म होगा तो आप मार्च महीने की करंट अफेयर्स को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। तो अब आपके सामने अगला सवाल है कि NTPC ने किस राज्य के अंदर भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट चालू किया है। तो NTPC यानी कि जो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है, इसने हाल ही में देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट शुरू किया है और ये स्थापित किया गया है झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य के अंदर NTPC का जो उत्तर कर्णपुरा संयंत्र है वहीं पर ये एयर कंडीशनड वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट स्थापित किया गया है। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च को वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो कि किस शहर में आयोजित किया गया था। तो वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन यानी कि ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का हाल ही में आयोजन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि साल 2023 को
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जा रहा है और इसको मनाने का जो प्रस्ताव है वो भारत का ही था। और आपको पता होगा इस बार के बजट में जो मोटा अनाज है यानी कि मिलेट्स जिसको बोलते हैं उसको श्री अन्न नाम दिया गया है। तो श्री अन्न यानी कि मिलेट्स के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में इरेडा को आरबीआई से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिल गया है। ये निम्न में से कौन से सन में स्थापित किया गया था? तो इरेडा नाम की जो एजेंसी है इसका मतलब होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो भारत के अंदर अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए एजेंसी है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। तो हाल ही में आरबीआई ने इसको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है। तो ये कंपनी स्थापित हुई थी 1987 में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी हुआ है और ये जो इंडेक्स होता है ये बताता है कि कौन सा जो देश है वो अपने कंट्री के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकारों को बचाने में कितना आगे है। तो इस सूचकांक में भारत को 42वें स्थान पर रखा गया है। पिछले साल 43वें स्थान पर था, लेकिन इस बार भारत ने एक पायदान की ग्रोथ करते हुए 42वां स्थान हासिल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हर साल अमेरिका ही टॉप पर रहता है। तो अमेरिका ने यहाँ पर इस इंडेक्स को टॉप किया है, जबकि भारत का स्थान है 42वां। आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्स जारी हुआ है इसको जारी किया है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की 54वीं स्थापना दिवस परेड किस शहर में आयोजित की गई? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि भारत के जो व्यावसायिक संस्थान हैं उनकी सुरक्षा का कार्यभार इसको दिया गया है। तो इसकी 54वीं स्थापना दिवस परेड जो है वो हाल ही में आयोजित की गई थी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अंदर। और भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इसकी 54वीं स्थापना दिवस परेड के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो हैदराबाद में ये परेड हुई है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मशहूर हस्तियों, इन्फ्लुएंसर्स और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के लिए किस नाम से दिशा निर्देश जारी किए हैं। यानी कि कई बार आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर सेलिब्रिटीज़ और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किसी कंपनी के प्रोडक्ट या फिर सर्विस को प्रमोट करने के चक्कर में अपने ही ऑडियंस को वो गुमराह करते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं और इन गाइडलाइंस को एक नाम दिया गया है एंडोर्समेंट्स नो हाउस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। हाल ही में रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण 2 से लेकर के 4 मार्च तक किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है क्योंकि रायसीना डायलॉग जो है ये हर साल एक ही जगह पर होता है और वो है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के अंदर रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया जहाँ पर देश विदेश के जो लीडर्स हैं वो आए हुए थे और यहाँ पर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस बार का जो रायसीना डायलॉग हुआ था इसके अंतर्गत जो इटली के प्रधानमंत्री हैं जियोर्जियो मेलोनी, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये इस बार चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुई थी। तो इस बार के रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट कौन थी? इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी। इस बार के रायसीना डायलॉग की थीम क्या थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार की थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। तो रायसीना डायलॉग के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखनी हैं। इसको भारत का जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिल करके हर साल आयोजित करता है। इटली के प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है जो कि 2 से लेकर के 3 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी। तो अभी मैंने आपको बताया इटली के जो प्रधानमंत्री हैं जियोर्जियो मेलोनी, ये भारत की यात्रा पर आई हुई थी क्योंकि इस बार के रायसीना डायलॉग के अंदर इनको चीफ गेस्ट बनाया गया था। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो नेपाल जो कि भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ पर हाल ही में राष्ट्रपति बदल गए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति थी विद्या देवी भंडारी, लेकिन अब इनकी जगह पर नेपाल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं रामचंद्र पौडेल। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती के अंदर पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा करी है? यानी कि भारत में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है
उनके कर्मियों की रिक्रूटमेंट में जो भारत के पूर्व अग्निवीर हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो अग्निवीर हैं वो आप सभी जानते हैं कि उनको 4 सालों के लिए भर्ती किया जाता है। तो उसके बाद अगर वो बीएसएफ के अंदर भर्ती होते हैं तो उनको 10% का आरक्षण मिलेगा। हाल ही में M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 जारी हुई है, जिससे पता चलता है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं बर्नाल्ड आर्नोल्ड, और बर्नाल्ड आर्नोल्ड जो हैं ये फ्रांस कंट्री के हैं। अब इसी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के टॉप 10 के अंदर एकमात्र भारतीय कौन है। तो दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में जो एकमात्र भारतीय हैं वो हैं मुकेश अंबानी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किलियन एम्बाप्पे निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कप्तान चुने गए हैं। तो किलियन एम्बाप्पे, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फ्रांस के एक मशहूर फुटबॉलर हैं। ये पिछले साल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था, क्योंकि फ्रांस की जो टीम है वो जीत भले नहीं पाई थी, लेकिन किलियन एम्बाप्पे ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। फ्रांस की जो टीम थी वो उपविजेता बनी थी और अर्जेंटीना ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तो फ्रांस के जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है उसके नए कप्तान बन गए हैं किलियन एम्बाप्पे। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये इस बार विधानसभा चुनाव से रिलेटेड है। हाल ही में मार्च महीने के अंदर 3 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव के परिणाम डिक्लेयर हुए थे, तो उसके बारे में हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर कौन सी पार्टी को सर्वाधिक वोट मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो त्रिपुरा राज्य के अंदर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, जिनमें से जो बीजेपी पार्टी है इसने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं, टोटल 32। तो इस तरीके से बीजेपी की यहाँ पर बहुमत की सरकार बनी है। शो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इसी से रिलेटेड अगला सवाल है कि 8 मार्च को किसने लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी की ही फिर से सरकार बनी है, तो बीजेपी के जो नेता हैं डॉक्टर माणिक साहा, इनको यहाँ का लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री चुना गया है। मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर किस पार्टी को सर्वाधिक वोट मिले हैं। तो मेघालय राज्य के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुआ है, आप जानते हैं कि यहाँ पर भी विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और मेघालय के अंदर सर्वाधिक सीटें जीती है नेशनल पीपल्स पार्टी ने, जिसने कुल मिलाकर के 26 सीटें जीती है। हालांकि यहाँ पर जो एनपीपी है ये बहुमत की सरकार नहीं बना पाई, इसके चलते इसने बीजेपी के साथ में गठबंधन की सरकार बनाई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा सीटें किसने जीती हैं, तो हमारा आंसर होगा नेशनल पीपल्स पार्टी। तो अभी यहाँ पर अगला सवाल जो है इसमें पूछा गया है कि 7 मार्च को किसने मेघालय में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो एक बार फिर से मेघालय के मुख्यमंत्री बन गए हैं कॉनराड संगमा, जिनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी। नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर किस पार्टी को सर्वाधिक वोट मिले हैं। तो नागालैंड के अंदर भी विधानसभा चुनाव हुआ है और यहाँ पर भी सीटों की संख्या है 60। तो नागालैंड के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें किसने जीती हैं, तो उसका नाम है एनडीपीपी, यानी कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, इसने टोटल 25 सीटें जीती हैं। तो यहाँ पर भी बहुमत की सरकार नहीं बनी है और इस कारण से इसने बीजेपी के साथ मिल करके गठबंधन सरकार बनाई है। अब देखते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है। तो जो मुख्यमंत्री पहले थे उन्हीं को एक बार फिर से बना दिया गया है। तो 7 मार्च को नागालैंड के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं नेफ्यू रियो। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो एक बार यहाँ पर मैं आपको फिर से तीनों को एक साथ बताता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। हाल ही में 3 पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए हैं, एक तो त्रिपुरा, दूसरा मेघालय और तीसरा नागालैंड। तीनों ही राज्यों के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या टोटल 60 है। अब यहाँ पे त्रिपुरा राज्य के अंदर टोटल सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं बीजेपी ने, जिसने टोटल 32 सीटें जीती हैं। और इस तरीके से यहाँ पे जो बीजेपी नेता हैं डॉक्टर माणिक साहा यहाँ के एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुने गए हैं। फिर मेघालय की बात करें तो यहाँ पर जो नेशनल
पीपल्स पार्टी है उसने टोटल 26 सीटें जीती हैं और इस तरीके से यहाँ के जो मुख्यमंत्री एक बार फिर से बन गए हैं उनका नाम है कोनराड संगमा। फिर नागालैंड राज्य के अंदर एनडीपीपी जो पार्टी है, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, इसने टोटल 25 सीटें जीती हैं और इस तरीके से यहाँ पे जो नेफियो रियो हैं उन्होंने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो इस तरीके से आपको इन तीनों को एक साथ याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क जिला अदालत में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यूयॉर्क की जो जिला अदालत है वहाँ पे पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश को चुना गया है जिनका नाम है अरुण सुब्रमण्यन। अरुण सुब्रमण्यम यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए किस मध्यम शक्ति रडार की आपूर्ति हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में क्या हुआ है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए मीडियम पावर रडार परचेज किया जाएगा और ये जिस कंपनी से परचेज किया जाएगा वो एक भारतीय कंपनी ही है और उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। तो BEL जो है वो इन मीडियम पावर रडार को बनाएगी और इस मीडियम पावर रडार को नाम दिया गया है अरुधरा। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। FSSAI द्वारा तैयार पुस्तक श्री अन्न ए होलिस्टिक ओवरव्यू का विमोचन किसने किया है? तो यहाँ पर आप जो बुक देख पा रहे हैं ये श्री अन्न यानी कि मिलेट्स के ऊपर आधारित है और इसका हाल ही में विमोचन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो बुक है इसका टाइटल है श्री अन्न ए होलिस्टिक ओवरव्यू यानी कि मिलेट्स के ऊपर आधारित है और इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने तैयार किया है। 10 मार्च 2023 को तीसरे कार्यकाल के लिए चीन का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो चीन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और हाल ही में इनको तीसरे कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चीन का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बन गए हैं तीसरे कार्यकाल के लिए। हाल ही में खेल विभाग ने पहली बार देश के कितने शहरों में खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आयोजित किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक टूर्नामेंट शुरू किया गया जो कि पहली बार भारत में इस तरह का महिलाओं के लिए टूर्नामेंट हुआ और इसका नाम था खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट। इसके अंतर्गत भारत के 10 अलग अलग शहरों में 10 स्पोर्ट इवेंट का आयोजन किया गया था। 10 खेलों के लिए जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 शहरों में। और इस इवेंट का उद्घाटन भारत के जो खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर उन्होंने किया था। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार जो है ये मद्रास जो म्यूजिक एकेडमी है, मद्रास संगीत अकादमी, उसके द्वारा दिया जाता है। तो कर्नाटक संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार जो है इस बार दिया गया है बॉम्बे जयश्री को। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक मशहूर कर्नाटक गायक हैं जिनको इस बार का संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में मद्रास संगीत एकेडमी के द्वारा ये 2 पुरस्कार दिए गए हैं। एक तो संगीत कला निधि पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया गया है और ये दिया गया है बॉम्बे जयश्री को, और दूसरा नृत्य के लिए दिया गया है नृत्य कला निधि पुरस्कार और ये दिया गया है वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को। तो ये दोनों अवार्ड्स आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 11 और 12 मार्च को किस शहर के अंदर 2 दिवसीय G20 पुष्प उत्सव का आयोजन किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 के अंदर G20 का जो अध्यक्ष है वो अपना भारत है। तो भारत की मेज़बानी में पहली बार G20 फ्लावर फेस्टिवल हुआ है और इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में पहली बार G20 पुष्प उत्सव का आयोजन किया गया है। देन इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये यूनाइटेड नेशन की ही एक विशेष एजेंसी है और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा के अंदर तो इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन इसका एक एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए भारत सरकार और ITU के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत नई दिल्ली में इसका एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है। तो उसी सेंटर का हाल ही में उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी ने।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। हाल ही में 27 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमृतसर और किस देश में गैटविक के बीच में सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में क्या हुआ है, भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने एक डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करी है अमृतसर और गैटविक शहर के बीच में। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो गैटविक शहर है ये कौन से देश में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का जो गैटविक शहर है और भारत का पंजाब राज्य का जो अमृतसर शहर है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू कर दी गई है, जिसका उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। 1 से लेकर के 7 मार्च तक मनाए गए जन औषधि सप्ताह 2023 का विषय क्या था। तो जन औषधि सप्ताह जो होता है ये हर साल मार्च महीने के पहले सप्ताह में, यानी कि 1 से लेकर के 7 मार्च तक आयोजित किया जाता है। इसका मेन मकसद होता है कि लोगों को जन औषधि के बारे में जागरूक किया जाए। आपको पता होगा देश के अंदर जन औषधि केंद्र जगह जगह पर खोले गए हैं, जहां पर सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो इन जन औषधि के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ही ये सप्ताह आयोजित किया जाता है, और इस बार इसकी थीम रखी गई थी जन औषधि, सस्ती भी अच्छी भी। 21 मार्च को कोलकाता में लॉन्च किए गए कॉर्बेट जहाज INS एंड्रोथ को किस शिपयार्ड ने बनाया है। तो INS एंड्रोथ नाम का ये जो कॉर्बेट जहाज है इसको बनाया है GRSE कोलकाता ने। कोलकाता के अंदर बेस्ड एक शिपयार्ड है जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो इसी ने INS एंड्रोथ नामक इस कॉर्बेट जहाज को बनाया है, जो कि एक एंटी सबमरीन वारफेयर जहाज है। आपको बता दूं कि भारत ने टोटल 8 इस तरीके की जहाज़ों के लिए GRSE के साथ में समझौता किया था। तो GRSE ही इन 8 जहाज़ों को बनाएगा। इसमें से एक जहाज को पहले ही लॉन्च कर दिया गया था जिसका नाम था INS अर्नाला, और अभी इसी श्रेणी के अंदर दूसरी जहाज को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है INS एंड्रोथ। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, दोनों को GRSE कोलकाता ने बनाया है। 23 मार्च 2023 से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। आपको बताना है कि ये कौन से संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। तो राहुल गांधी जो कि एक कांग्रेस के लीडर हैं, हाल ही में इनकी जो लोकसभा सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। तो आपको पता होगा 2019 के अंदर जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो केरल के वायनाड से ये चुने गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर यही आंसर होगा, केरल के वायनाड से ये लोकसभा सदस्य चुने गए थे, लेकिन हाल ही में इनकी लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत में पेंशन से रिलेटेड जो नियामक संस्था है उसका नाम है PFRDA, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली के अंदर है। तो अब इस संस्था के नए हेड बन गए हैं दीपक मोहंती। दीपक मोहंती काफी लंबे समय से इस पद पर सुप्रतिम बंदोपाध्याय थे, लेकिन अब PFRDA के नए अध्यक्ष बन गए हैं दीपक मोहंती। 25 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और इसके ज़रिए क्या होगा, जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनके 5 किलोमीटर के बफर एरिया के अंदर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि जो थार डेजर्ट है वो आगे ना बढ़ पाए। तो आप सभी जानते हैं कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो गुजरात से शुरू होकर के दिल्ली तक जाती हैं। तो इस पूरे एरिया के अंदर पौधारोपण किया जाएगा, और यहाँ पर जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, उनका भी कायाकल्प किया जाएगा ताकि यहाँ पर प्लांटेशन हो सके और जो थार डेजर्ट है वो आगे की तरफ ना बढ़ सके। तो डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, और अभी इसका उद्घाटन किया है भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। तो सवाल यहाँ पर यह है कि किस जगह से इन्होंने इसको शुरू किया है। इन्होंने इसको शुरू किया है हरियाणा के टिकली गांव से। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो हरियाणा में जो टिकली गांव है यहीं से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। आप यहाँ पर पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज से है, और इसी के साथ में आपको मार्च महीने के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास हुए हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहले एक सवाल है आपके सामने कि भारतीय वायुसेना ने कोबरा वॉरियर 23 अभ्यास के अंदर हिस्सा लिया। ये अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था।
तो कोबरा वॉरियर नाम का जो अभ्यास होता है ये एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है, यानी कि कई सारे देशों की जो वायुसेनाएं हैं वो एक साथ अभ्यास में हिस्सा लेती हैं। तो इसका आयोजन ब्रिटेन के द्वारा किया जाता है, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटेन के अंदर किस जगह पर हुआ है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ब्रिटेन के अंदर वेडिंगटन एयरबेस है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारतीय वायुसेना ने भी हिस्सा लिया है, इसी कारण से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा सकता है। अब यहाँ पर जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये वो अभ्यास हैं जो कि मार्च महीने के अंदर हुए हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि इन सभी में भारत ने हिस्सा लिया है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 जो है ये एक थल सेना का अभ्यास था और ये भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 जो है ये राजस्थान में हुआ है, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर। फिर फ्रिंजेक्स 23 ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। भारत और फ्रांस का ये आर्मी का अभ्यास है और इस बार ये तिरुवनंतपुरम के पेंगोड मिलिट्री स्टेशन पर किया गया। केरल के अंदर जगह है तो यहीं पर किया गया फ्रिंजेक्स 2023 भारत और फ्रांस के बीच में। फिर धर्म गार्जियन नाम का अभ्यास ये आप सभी जानते हैं भारत और जापान के बीच में होता है। इस बार ये जापान के अंदर ही जगह हुआ है। जापान के अंदर जिस जगह पर हुआ है उसका नाम है कोमात्सु। फिर अफिंडेक्स 2023 ये अभ्यास जो होता है ये भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में होता है। इसका फुल फॉर्म होता है अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज। तो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में होता है। इस बार ये पुणे के अंदर आयोजित किया गया। अब देखते हैं वायुसेना के अभ्यास। वायुसेना के अभ्यास में एक तो हुआ है सिन्यू मैत्री 23। सिन्यू मैत्री जो है ये भारत और जापान के बीच में होता है। ये दोनों कंट्रीज का वायुसेना अभ्यास है और इस बार ये भी जापान के कोमात्सु के अंदर हुआ है। इसी जगह पर एक और मैंने आपको बताया था थल सेना का अभ्यास हुआ है भारत और जापान के बीच में, धर्म गार्जियन। फिर इसके अलावा अगला है डेजर्ट फ्लैग 8। ये जो अभ्यास होता है ये यूएई कंट्री के द्वारा आयोजित किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात जो है वो डेजर्ट फ्लैग नाम का हवाई अभ्यास आयोजित करता है। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, तो इसमें कई सारे देशों की जो वायुसेनाएं हैं वो हिस्सा लेती हैं। इसमें भारतीय वायुसेना ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? यूएई के अल दफरा एयरबेस पर इसका आयोजन किया गया। फिर कोबरा वॉरियर 23 ये अभ्यास भी एक बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है। ब्रिटेन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और वेडिंगटन एयरबेस इंग्लैंड के अंदर ये आयोजित हुआ है। अब देखते हैं नौसेना यानी कि नेवी के अभ्यास। तो सबसे पहले है कोंकण 2023। ये अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, भारत और ब्रिटेन की नेवी के बीच में, और इस बार इसका आयोजन किया गया है अरब सागर के कोंकण तट पर। आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि इस अभ्यास में भारत का जो जहाज शामिल हुआ उसका नाम था INS त्रिशूल। फिर अगला है सी ड्रैगन 23। ये आप देख सकते हैं एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है और अमेरिका के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। सी ड्रैगन 2023 के अंदर कई सारे देशों की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया और इसका आयोजन किया गया था अमेरिका के गुआम क्षेत्र में। इसमें भारत का जो P-8I विमान है उसने हिस्सा लिया था। कटलेस एक्सप्रेस 23 ये भी एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास था और अमेरिका के द्वारा ही इसका भी आयोजन किया गया। ये अभ्यास हुआ था खाड़ी क्षेत्र में और इसमें भारत का जो जहाज गया था उसका नाम है INS त्रिकंड। फिर अगला अभ्यास है ला पेरोस 2023। ये भी एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है और इसका आयोजन फ्रांस ने किया था। फ्रांस की नेवी ने ला पेरोस 2023 नाम का अभ्यास आयोजित किया था हिंद महासागर क्षेत्र में, और इसमें भारत के 2 जहाज गए थे, INS सह्याद्री और INS ज्योति। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, बहुत ही आसानी से आप इसको इस लिस्ट को याद कर सकते हैं और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 1 और 2 मार्च को भारत की अध्यक्षता में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 में G20 का मेजबान जो है वो अपना भारत है। तो भारत की अध्यक्षता में G20 के जो विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में हुई है उसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के अंदर। इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि इसी दौरान देश के अंदर नई दिल्ली में ही रायसीना डायलॉग का भी आयोजन किया गया था और जो क्वाड कंट्रीज हैं उनके विदेश मंत्रियों की बैठक भी नई दिल्ली के अंदर ही आयोजित की गई थी। तो इस तरीके से आप इन सभी को एक साथ याद रखेंगे। 28 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक बिहार के किस जिले के अंदर 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो श्री अन्न यानी कि मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के अंदर एक 2 दिनों का श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया था, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नई दिल्ली के अंदर क्या हुआ था? नई दिल्ली के अंदर ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच सिन्यू मैत्री 23 नाम का अभ्यास आयोजित किया गया था?
तो जैसा कि अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाया था, जो भी अभ्यास हुए थे मार्च महीने में, वो मैंने आपको सारे एक साथ ही करा दिए हैं। तो अब जब क्वेश्चंस आएंगे आगे तो इसके जरिए आपको वो रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है सिन्यू मैत्री अभ्यास जो है ये भारत और किस देश के बीच में होता है, तो आप सभी जानते हैं कि ये भारत और जापान के बीच में होता है। इस बार ये जापान के कोमात्सु नाम की जगह पर आयोजित किया गया है। इसी तरीके से धर्म गार्जियन नाम का अभ्यास जो थल सेना का अभ्यास है वो भी कोमात्सु जापान में ही हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ इसमें जापान की वायुसेना है और दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स। मार्च 2023 के अंदर अमेरिकी नियामक संस्थाओं ने किस बैंक को बंद करने का आदेश दिया है? तो मार्च महीने के अंदर अमेरिका के दो बड़े बैंक कोलैप्स कर गए। एक का नाम है सिग्नेचर बैंक और दूसरी है सिलिकॉन वैली बैंक। सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक ये दोनों बंद हो गए हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने कंप्यूटर साइंस का प्रतिष्ठित मार्कोनी पुरस्कार 2023 जीता है? तो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में दिया जाता है मार्कोनी पुरस्कार और 2023 के अंदर ये दिया गया है हरि बालकृष्णन को, जो कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और जो अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है यानी कि MIT, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे ये प्रोफेसर हैं और इनको कंप्यूटर साइंस का मार्कोनी पुरस्कार 2023 दिया गया है। टाइम पत्रिका की विश्व की महानतम जगहों की सूची 2023 के अंदर भारत के किन 2 जगहों को शामिल किया गया है? तो हाल ही में टाइम मैगजीन ने दुनिया के 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस की लिस्ट निकाली है 2023 के लिए और इस लिस्ट में भारत के भी 2 जगहों को स्थान मिला है। एक तो है लद्दाख और दूसरा है मयूरभंज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लद्दाख जो है वो आप सभी जानते हैं भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और जो मयूरभंज है ये ओडिशा राज्य का एक जिला है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस की लिस्ट निकाली गई है 2023 के लिए और इसमें भारत के लद्दाख को और मयूरभंज को शामिल किया गया है। साझा बौद्ध विरासत पर अपनी तरह का पहला SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2023 में भारत के पास है, ये आप सभी को पता होगा। जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता भारत के पास है उसी तरीके से शंघाई सहयोग संगठन का भी अध्यक्ष भारत ही है साल 2023 के लिए। तो हाल ही में भारत ने साझा बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली के अंदर। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडुएंसिस इनमें से किस जीव की एक नई खोजी गई प्रजाति का नाम है? तो यहाँ पर आप जो जीव देख रहे हैं इसका नाम है मोरे ईल। तो मोरे ईल की हाल ही में एक नई प्रजाति खोजी गई है और ये तमिलनाडु में मिली है, इसी कारण से इसका नाम तमिलनाडु राज्य के नाम पर रखा गया है और इसको नाम दिया गया है जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडुएंसिस। किस भारतीय जोड़ी ने स्विस ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है? स्विस ओपन जो है ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट हाल ही में हुआ है और इसमें जो मेंस डबल्स का इवेंट हुआ उसको जीत लिया है भारत की जोड़ी ने, जिनके नाम हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और दूसरे खिलाड़ी हैं चिराग शेट्टी। तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इस बार के स्विस ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। इन्होंने चीन की टीम को हराया था। 8 से लेकर के 11 मार्च तक किस देश के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज भारत के दौरे पर थे? तो एंथोनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री हैं और जब से ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने उसके बाद से ये इनकी पहली भारत की यात्रा है। तो हाल ही में इन्होंने भारत को विजिट किया 8 से लेकर के 11 मार्च तक, जिस दौरान भारत में होली भी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। आप सभी जानते होंगे कि साल 2022 के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इंड-ऑस ECTA नाम से। तो उसके बाद से ये इनकी पहली यात्रा है, ये भी आपको याद रखना है। आपको बताना है अगले क्वेश्चन के अंदर कि 10 मार्च को पहला भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है और ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजी क्लेम सुविधा की शुरुआत की है? तो डिजी क्लेम फैसिलिटी जो है इसके जरिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसके अंतर्गत दावों का जो वितरण है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा इस डिजी क्लेम फैसिलिटी के तहत। तो इसको शुरू किया है भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। भारत के जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इस डिजी क्लेम सुविधा को शुरू किया है।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में 4 साल की बैचलर साइंस डिग्री शुरू की है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी यानी कि आईआईटी मद्रास। तो हाल ही में आईआईटी मद्रास के अंदर बैचलर ऑफ साइंस की एक नई डिग्री शुरू की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स के अंदर। तो ये 4 साल की डिग्री होगी जिसको हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL का पहला संस्करण 4 से लेकर के 26 मार्च तक किस शहर में आयोजित किया गया? तो जिस तरीके से IPL होता है उसी तरीके से हाल ही में महिलाओं के लिए एक क्रिकेट लीग की शुरुआत की गई है जिसका नाम है महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो WPL का जो पहला संस्करण हाल ही में 4 से लेकर के 26 मार्च के बीच में खेला गया है, ये मुंबई के अंदर आयोजित हुआ है। महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो महिला प्रीमियर लीग का जो पहला संस्करण हुआ इसमें टोटल 5 टीमें शामिल हुई थी और इसको जीता है मुंबई इंडियंस ने। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मुंबई इंडियंस टीम की जो कैप्टन थी वो थी हरमनप्रीत कौर, जो कि इस समय भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी भी कैप्टन है। और मुंबई इंडियंस ने किसको हराकर जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीता है। अब यहाँ पर मैं आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सभी मेन पॉइंट्स बताऊंगा, तो बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि इस बार का जो महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण हुआ है इसका टाइटल स्पॉन्सर था टाटा कंपनी। टाटा कंपनी को इसका टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया था। 4 से 26 मार्च तक आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ? तो मुंबई के अंदर। इसमें टोटल मैंने आपको बताया 5 टीमें थी। पांचों के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स। इसमें जो विनर रहा है वो मैंने आपको बताया मुंबई इंडियंस है और दिल्ली कैपिटल्स को इसने हराकर जीता था, इसलिए दिल्ली कैपिटल्स जो है वो उपविजेता रहा है। फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी कि सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन रही पूरे टूर्नामेंट में? तो उनका नाम है हेले मैथ्यूज। सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए जो ऑरेंज कैप दिया जाता है वो दिया गया है मेग लैनिंग को। मेग लैनिंग ये दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन थी, तो इन्होंने 345 रन बनाए थे जो कि सर्वाधिक थे, तो इनको ऑरेंज कैप का खिताब दिया गया। इसी तरीके से पर्पल कैप का अवार्ड उसको दिया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेता है और सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे हेले मैथ्यूज ने। तो इन्होंने 16 विकेट लिए थे जिसके चलते इनको पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आप पिक्चर देखकर समझ गए होंगे, रतन टाटा को अपॉइंट किया गया है। भारत के मशहूर उद्योगपति और परोपकारी जो रतन टाटा हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत के जो संबंध हैं उनको बेहतर बनाने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में इनको मानद अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा रतन टाटा। ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत सरकार के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बन गए हैं? महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो भारत के हाल ही में 28वें महालेखा नियंत्रक बन गए हैं SS दुबे और इन्होंने भारती दास का स्थान लिया है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत और फ्रांस की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये जो अभ्यास शुरू हुआ है ये पहली बार हुआ है। भारत और फ्रांस का ये थल सेना का अभ्यास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंजेक्स का मतलब होगा फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज। तो भारत और फ्रांस की थल सेना ने इसके अंदर हिस्सा लिया और इसका आयोजन किया गया था केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किस शहर के अंदर जनता के देखने के लिए डकोटा विमान का अनावरण किया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और इनके जो पिताजी थे उनका नाम था बीजू पटनायक। तो इनके जो पिताजी थे बीजू पटनायक वो एक विमान इस्तेमाल करते थे जिसका नाम था डकोटा DC-3 और इस विमान को हाल ही में भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर जनता के देखने के लिए इसको अनावरण किया गया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भुवनेश्वर। हाल ही में इसरो ने 26 मार्च को किस रॉकेट के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी वनवेब के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है? यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि वनवेब नाम की जो संस्था है ये ब्रिटेन के अंदर है और इसने
पूरे धरती के हर एक कोने में इंटरनेट पहुंचाने के लिए सैटेलाइट्स ये स्थापित कर रही है। तो अंतरिक्ष के अंदर जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे छोटे छोटे सैटेलाइट्स स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके जरिए धरती के हर एक कोने पर इंटरनेट पहुंचाया जा सके। तो हाल ही में क्या हुआ है, भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसरो ने वन वेब के 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। और इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इसरो ने जो रॉकेट इस्तेमाल किया वो है भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट यानी कि LVM-3। तो LVM-3 M3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप इस मिशन के बारे में पढ़ सकते हैं। ये मिशन पूरी तरीके से सफल रहा है और इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इनमें से किस देश ने चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप के अंदर पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीत लिया है? तो इस बार जो एशियाई खो खो चैंपियनशिप हुई है इसका आयोजन किया गया था भारत के असम राज्य में। और इस टूर्नामेंट के अंदर जो पुरुष और महिला दोनों का इवेंट हुआ था, दोनों को ही भारत ने जीत लिया है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह रही कि दोनों ही टूर्नामेंट के अंदर, दोनों ही इवेंट के अंदर भारत ने नेपाल को हराया है। यानी कि महिला टीम ने भी और पुरुष टीम ने भी नेपाल को हरा करके खो खो चैंपियनशिप को जीता है। चीनी संसद के द्वारा चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का पड़ोसी देश चीन, यहाँ के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बन गए हैं ली कियांग। चीन के राष्ट्रपति का नाम तो आप सभी जानते हैं, शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं, लेकिन यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम भी याद रखिएगा, उनका नाम है ली कियांग। इससे पहले जो चीन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था ली केकियांग। तो नाम में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर अगर आप के हटा देंगे तो अब जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम बन जाएगा। तो ली कियांग जो है ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें कई सारे कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन आपको एक ही याद रखना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो उनका नाम है शिप्रा दास। शिप्रा दास भारत की एक वरिष्ठ फोटो पत्रकार हैं और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस बार दिया गया है। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने $1 बिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो $1 अरब का ऋण देगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। $1 अरब वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिए जाएंगे भारत के हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। NIUA द्वारा पहला शहरी जलवायु फिल्म समारोह 24 से लेकर के 26 मार्च तक किस शहर में आयोजित किया गया है? यहाँ पे NIUA का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। ये संस्था भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और इसी ने हाल ही में पहली बार शहरी जलवायु फिल्म समारोह का आयोजन किया है। इस फिल्म समारोह में ऐसी फिल्में दिखाई गई जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन का असर शहरों पर पड़ रहा है। तो ये शहरी जलवायु फिल्म समारोह पहली बार हुआ है और इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 कितने चरण में आयोजित किया जाएगा? कर्नाटक के अंदर मई महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक के अंदर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 224 है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही चरण में मतदान होने वाला है और वो होगा 10 मई को। तो 10 मई को यहाँ पे मतदान होगा और फिर इसके बाद 13 मई को इसके रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे, यानी कि मतों की गणना 13 मई को होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? एक चरण में मतदान होगा। 24 मार्च 2023 को कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसके अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि प्रति LPG सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी दी जाती है और ये सब्सिडी सिर्फ 12 सिलेंडर्स के लिए ही है, यानी कि साल में 12 सिलेंडर्स के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, प्रति सिलेंडर 200 रुपये। तो अब इस सब्सिडी को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वायुसेना में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है सालिजा धामी। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी भारतीय वायुसेना में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में कुल दुग्ध उत्पादन कितना रहा है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया में दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है और यहाँ पे पूछा गया है कि 2021-22 में भारत में टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना रहा है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 221.06 मिलियन टन। यहाँ पे जिस रिपोर्ट के अंदर ये डेटा जारी हुआ है उस रिपोर्ट का नाम है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022। और इस रिपोर्ट को हाल ही में भारत के जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अंदर भारत में जो पशुओं से मिलने वाले 4 मेन प्रोडक्ट्स हैं उनके उत्पादन के बारे में डेटा बताया गया है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन। तो भारत में टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना है? 221.06 मिलियन टन। ये वित्त वर्ष 2021-22 का डेटा है, ये भी आपको याद रखना है। तो और अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरे भारत के अंदर किस राज्य में सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिल्क प्रोडक्शन का है, तो वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान के अंदर ही अकेले 15% दूध का उत्पादन होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 15% है, एग्जैक्टली 14.93%। एग प्रोडक्शन यानी कि अंडा उत्पादन की हम बात करें तो पूरे भारत में 129.60 बिलियन अंडे का उत्पादन किया गया वित्त वर्ष 2021-22 में। और पूरे भारत में जिस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा अंडे का उत्पादन हुआ वो राज्य था आंध्र प्रदेश। 20.41% आंध्र प्रदेश में अंडे का उत्पादन किया गया। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा तमिलनाडु। फिर इसके बाद मांस उत्पादन यानी कि मीट प्रोडक्शन की बात करें तो पूरे भारत में जो टोटल मीट प्रोडक्शन हुआ था वो था 9.29 मिलियन टन। इसमें सबसे ज़्यादा जिस राज्य में उत्पादन हुआ वो राज्य था महाराष्ट्र। 12.25% महाराष्ट्र में उत्पादन किया गया। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर पश्चिम बंगाल। फिर ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊन उत्पादन में भारत का जो राज्य नंबर 1 रहा वो था राजस्थान। और देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट 46% जो राजस्थान के अंदर ही ऊन का उत्पादन किया गया है। दूसरे नंबर पर रहा जम्मू कश्मीर, फिर तीसरे पर गुजरात। तो ये तो इस रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, इसके बारे में आपको याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 1 मार्च 2023 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इंडियन आर्मी के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार। 1 मार्च 2023 को एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस किस शहर से हरी झंडी दिखा करके रवाना की गई? तो फ्रेंड्स हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से रवाना किया गया था। जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो रेस थी, क्योंकि ये पूरे एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस थी, तो इसकी टोटल लंबाई थी 3655 किलोमीटर। और इस रेस में टोटल 29 साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से एक ही महिला थी और उनका नाम था गीता राव। यहाँ पर आप उनको देख भी सकते हैं। इनमें से कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य ने रेशम उत्पादकों के लिए एक बीमा योजना शुरू की है। हालांकि अभी इसको पायलट बेसिस पर सिर्फ 4 जिलों के अंदर ही शुरू किया गया है, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। बाद में अगर ये योजना सफल रहती है तो राज्य के अन्य जिलों में भी शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, जो राज्य के रेशम उत्पादक हैं, अगर उनको जलवायु परिवर्तन के चलते, पानी की कमी के चलते या फिर दूसरे खतरों से नुकसान होता है तो फिर उनकी भरपाई जो है इस बीमा योजना के तहत की जाएगी। तो आपको याद रखना है, इसको उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। नवंबर 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक ट्रोपेक्स 23 नाम का एक अभ्यास आयोजित किया गया था। आपको बताना है कि ये किस बल का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास था। तो ट्रोपेक्स 2023 जो है ये भारतीय नौसेना का अभ्यास था, जो कि 4 महीनों के दौरान आयोजित किया गया था अरब सागर में। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के अंदर कितने राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो वेद पढ़ाने के लिए देश में टोटल 5 राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये 5 जो वेद विद्यालय हैं ये कहाँ पर बनाए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये 5 जगहें कौन कौन सी हैं? एक तो है ओडिशा का पुरी शहर, दूसरा है द्वारका गुजरात में, तीसरा है श्रृंगेरी कर्नाटक में, चौथा होगा बद्रीनाथ उत्तराखंड के अंदर, और पांचवा होगा गुवाहाटी असम में। तो इन शहरों के अंदर राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय बनाए जाएंगे। गणित के लिए एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो एबेल पुरस्कार जो होता है इसको गणित में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो 2023 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है लुईस कैफरली को। लुईस कैफरली ये टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो इनको एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है हेखानी जाखलू और
शलहतु ओनुओ क्रूज इनमें से किस राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला उम्मीदवार बन गई है? तो क्या हुआ है, इस राज्य के अंदर पहली बार किसी महिला को विधायक के रूप में चुना गया है। तो पहली बार ही यहाँ पर दो महिला विधायक चुनी गई हैं और इनके नाम हैं हेखानी जाकलू और सलहोतु ओनुओ क्रूज। तो ये दोनों लोग ही नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन इस बार के ऑस्कर पुरस्कार के बारे में है, जिनको ऑफिशियली अकादमी पुरस्कार कहा जाता है। तो 2023 के अंदर 95वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ऑस्कर अवार्ड्स 2023 के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नाम की फिल्म ने। यहाँ पर आप इसका पोस्टर देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो विजेता हैं उनके नाम। तो ऑस्कर पुरस्कार 2023 जो है ये इसका 95वां संस्करण था, जो कि डॉल्बी थिएटर अमेरिका में आयोजित किया गया। सबसे बेस्ट फिल्म रही एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जो है वो दिया गया है डेनियल क्वान और डेनियल सेइनर्ट को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को, जो कि एक अमेरिकी अभिनेता हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है मलेशिया की मशहूर एक्ट्रेस मिशेल योह को। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार पिनोकियो फिल्म को दिया गया है और इसी फिल्म ने जो तीनों अवार्ड फंक्शन थे, बाफ्टा अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तीनों के अंदर ही इसी फिल्म ने बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट नाम की फिल्म ने, जो कि जर्मनी की फिल्म है। फिर इसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत को दो कैटेगरी के अंदर, भारत की फिल्मों ने दो कैटेगरी के अंदर ऑस्कर अवार्ड 2023 को जीता है। एक तो जो आरआरआर मूवी के अंदर नाटू नाटू सॉन्ग है उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है। इसी तरीके से भारत की एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। तो हाथी संरक्षण के बारे में ये फिल्म है और इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। ब्रेंडन फ्रेजर। 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है मिशेल योह ने, जो कि मलेशिया की एक एक्ट्रेस है। किस फिल्म ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की श्रेणी के अंदर ऑस्कर अवार्ड 2023 जीता है? तो इस कैटेगरी में भारत की एक डॉक्यूमेंट्री ने अवार्ड जीता है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्परर्स। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड 2023 मिला है? सही आंसर होगा आरआरआर फिल्म का नाटू नाटू सॉन्ग। और इसी के साथ नाटू नाटू सॉन्ग जो है ये ऑस्कर अवार्ड पाने वाला भारत का पहला गाना बन गया है। नवंबर 2023 के अंदर वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो वर्ल्ड फूड इंडिया का जो सेकंड एडिशन होगा वो इस साल नवंबर में होने वाला है और ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट किया था। आपको बताना है कि ये अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। डेजर्ट फ्लैग नाम का जो अभ्यास होता है ये यूएई के अंदर आयोजित किया जाता है और इस बार ये जो वायुसेना अभ्यास था इसमें भारतीय वायुसेना ने भी पार्टिसिपेट किया था। सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत में सीनियर लेवल की जो राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप हाल ही में हुई है उसको जीता है हरियाणा की टीम ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा की कबड्डी टीम ने जीता है और इसने फाइनल में हिमाचल प्रदेश को हराया था। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ पैनल गठित किया है? तो अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल गठित किया है और इस पैनल के अध्यक्ष होंगे अभय मनोहर सप्रे। और अभय मनोहर सप्रे जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छता अभियान स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के जो आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है जो कि महिलाओं के नेतृत्व में चलाया गया। इस अभियान का नाम था स्वच्छोत्सव। तो इसको स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था, जो कि 8 से लेकर के 30 मार्च तक चलाया गया। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हरदीप सिंह पुरी।
इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि विमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स 2023 का पहला संस्करण किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो भारत के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में एक अवार्ड शुरू किया है, जो कि ऐसी महिलाओं को, ऐसी महिला स्वयं सहायता समूहों को अवार्ड दिया जाएगा जिन्होंने शहरों के अंदर स्वच्छता हासिल करने में अपना योगदान दिया हो। तो इस अवार्ड को नाम दिया गया है विमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स, यानी कि विंस अवार्ड्स। हाल ही में 29 और 30 मार्च को किस देश ने लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया। लोकतंत्र शिखर सम्मेलन यानी कि जो डेमोक्रेसी समिट होता है, ये अमेरिका के द्वारा आयोजित किया जाता है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में इसका आयोजन किया गया था और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी वर्चुअली इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च को राज्य में कितने नए जिलों की अनाउंसमेंट की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अनाउंस किया है कि राज्य के अंदर 19 नए जिले बनाए जाएंगे। टोटल 19 नए जिले बनाए जाएंगे और इस तरीके से राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी टोटल 50। यहाँ पर मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूँ जो नए जिले बनाए जाने वाले हैं। 19 नए जिले बनेंगे और उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। नए जिलों का नाम क्या होगा और ये जिले कौन से जिले का पहले पार्ट थे वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इससे पहले राजस्थान में 33 जिले थे। अब क्योंकि 19 नए जिले बन रहे हैं तो यहाँ पर टोटल 52 जिले होने चाहिए, लेकिन टोटल जिलों की संख्या मैंने आपको बताया 50 होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दो जिलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक तो जयपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जयपुर और जोधपुर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जयपुर से ही ये सारे जिले बनाए जाएंगे, ऐसे ही जोधपुर से ये सभी जिले बनाए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि 19 नए जिले अनाउंस किए गए हैं राजस्थान में। हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो कॉल बिफोर यू डिग नाम का जो मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कॉल बिफोर यू डिग नाम का ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये असंगठित खुदाई को रोकने में हेल्प करेगा, क्योंकि इससे कई बार क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर जैसी जो उपयोगी वस्तुएं हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं और उससे फिर नुकसान हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए कॉल बिफोर यू डिग नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसको लॉन्च किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन 2023 नामक संयुक्त सेना अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया है। तो धर्म गार्जियन 2023 नाम का जो अभ्यास हुआ है, ये भारत और जापान का थल सेना अभ्यास है, जो कि इस बार जापान के कोमात्सु में आयोजित किया गया। हाल ही में किसने क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे को लॉन्च किया है। तो क्रिक पे नाम का ये जो एप्लीकेशन है, ये ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसी जो एप्लीकेशंस हैं, उसी के जैसा ये एप्लीकेशन है और इसको लॉन्च किया है भारत पे के सह संस्थापक असनीर ग्रोवर ने। हाल ही में एक भारत गौरव ट्रेन को रवाना किया गया, जिसका नाम था पुण्य क्षेत्र यात्रा पुरी काशी अयोध्या ट्रेन। तो ये जो ट्रेन है, ये एक भारत गौरव ट्रेन है और इसको हाल ही में रवाना किया गया है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से, जो कि हैदराबाद के अंदर है। तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है और वहीं से इसको रवाना किया गया। तो ये जो ट्रेन है, ये दक्षिण भारत के जो यात्री हैं उनको भारत के उत्तर भारत में कई सारे जगहों की यात्रा कराएगी, जैसे कि पुरी, काशी, अयोध्या, इसके अलावा गया। तो इन सारे शहरों में ये जाएगी। 17 मार्च को केंद्र सरकार ने देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए कितने स्थलों की घोषणा करी है। तो भारत के कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने, आपको पता होगा, डिसाइड किया था कि 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो 7 नए जो मेगा टेक्सटाइल पार्क हैं, ये कहाँ पर बनेंगे, ये आप देख सकते हैं। एक तो बनेगा तमिलनाडु के अंदर, दूसरा बनेगा तेलंगाना में, एक बनेगा गुजरात के अंदर, फिर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये वो 7 जगह हैं जहाँ पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। और इन मेगा टेक्सटाइल पार्क को जिस परियोजना के तहत स्थापित किया जा रहा है, उस योजना का नाम है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, यानी कि पीएम मित्र स्कीम। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा, ये बुक हाल ही में लॉन्च की गई है। आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो इस बुक को लिखा है 2 लोगों ने, जी बालन और पी ज्योतिमणि ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है। तो विश्व जल दिवस जो है, यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए जो वर्ल्ड वाटर डे हर साल मनाया जाता है, ये होता है हर साल 22 मार्च को। और इस बार के वर्ल्ड वाटर डे की थीम रखी गई है एक्सीलरेटिंग चेंज। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी। अब देखते हैं इसी के साथ मार्च महीने के इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स।
एक एक करके देखेंगे और इनमें डेज आपको ऑलरेडी पता होंगे, बस आपको थीम ही याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसकी थीम है सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज। फिर 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जिसकी थीम है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देन इसके बाद 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस, जिसकी थीम रखी गई है जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। फिर 8 मार्च को आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसकी इस बार थीम रखी गई है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। देन इसके बाद 15 मार्च को मनाया गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, कंज्यूमर राइट्स डे, जिसकी थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। देन इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 16 मार्च को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। तो टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस होता है। इस बार की थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर एवरीवन। फिर इसके बाद 18 मार्च को मनाया गया है वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, जिसकी थीम रखी गई है क्रिएटिव इनोवेशन। फिर इसके बाद 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे, जिसकी थीम है आई लव स्पैरोस। फिर इसके बाद 20 मार्च को ही होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जिसकी थीम रखी गई है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। फिर इसके बाद 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम रखी गई है फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ। देन इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, तो इसकी थीम है एक्सीलरेटिंग चेंज। फिर इसके बाद 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जिसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जेनेटिक्स। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व तपेदिक दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, जिसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। तो यहाँ पर आपने देखा कि मार्च महीने में कई सारे महत्वपूर्ण दिवस और थीम हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, इनको आपको ज़रूर याद रखना है। 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो कैच द रेन जो कैंपेन होता है, ये जल शक्ति अभियान के अंतर्गत आयोजित किया जाता है और इसका मेन मकसद होता है कि लोगों को जल संचय के प्रति जागरूक किया जाए। तो इस बार इसका उद्घाटन किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि राष्ट्रपति ने किस शहर के अंदर 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मदम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्मदम्म सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर, और इसका उद्घाटन किया भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 31 मार्च से लेकर के 28 मई 2023 तक इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो 2023 के अंदर आईपीएल का 16वां संस्करण खेला जा रहा है, सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस बार के आईपीएल में टोटल 10 टीमें हैं, जिनका लोगो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल 10 टीमें इस बार के आईपीएल में खेल रही हैं, और आईपीएल का इस बार जो टाइटल स्पॉन्सर है वो है टाटा कंपनी। एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एशिया का जो चेस कॉन्फेडरेशन है उसने हाल ही में भारत के डी गुकेश को सम्मानित किया है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से। तो साल के सबसे बेस्ट प्लेयर रहे डी गुकेश। ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि हॉकी इंडिया के द्वारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत की जो राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम है उसके नए कोच के रूप में नियुक्त किया गया है क्रेग फुलटन को। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्रेग फुलटन जो है ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं, तो अब ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए हेड कोच बन गए हैं। सरकार ने कितने वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो भारत में 15 साल से ऊपर के लगभग 5 करोड़ निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए सरकार ने एक नई प्रोग्राम को शुरू किया है, जिसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो ये 5 सालों के लिए शुरू किया गया है, सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो हाल ही में शुरू किया गया है, इसको शिक्षा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक के कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया है, यानी कि 5 सालों के लिए। ये एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है और इसके ऊपर 1037.9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका लक्ष्य मैंने आपको बता दिया है कि 15 साल और उससे ऊपर की आयु के 5 करोड़ निरक्षर लोगों को कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत उनको साक्षर बनाया जाएगा।
किस महिला आईपीएस अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो एसएसबी जो है ये नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर पर भारत की रक्षा करते हैं। तो एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं, एक महिला को बनाया गया है जिनका नाम है रश्मि शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 23 में किस भारतीय नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया था? तो कटलेस एक्सप्रेस 23 जो है ये अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किया गया था खाड़ी क्षेत्र में। तो इसमें भारत के जिस नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया था उसका नाम है आईएनएस त्रिकंड। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है इसको कोविड-19 और उसके वैक्सीनेशन को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हॉकी इंडिया मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हॉकी इंडिया के द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो दिया गया है हार्दिक सिंह को। सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। हॉकी इंडिया का जो वार्षिक पुरस्कार होता है ये हाल ही में 2022 और 2021 दोनों सालों के लिए अनाउंस किया गया है, यानी कि साल भर में जो सबसे बेस्ट हॉकी खिलाड़ी होते हैं उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। 2022 के लिए पुरुषों में सबसे बेस्ट हॉकी खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है हार्दिक सिंह को, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, और महिलाओं में चुना गया है सविता पुनिया को। महिलाओं में तो दोनों में ही आप देख सकते हैं, दोनों सालों के लिए सविता पुनिया को ही चुना गया है। पुरुषों में यहाँ पर अंतर है, 2022 के लिए हार्दिक सिंह को जबकि 2021 के लिए हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। तो इन अवार्ड्स के बारे में याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है कि हॉकी इंडिया वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया गया है? तो आपको बताना है सविता पुनिया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो बीपीसीएल जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं जी कृष्ण कुमार। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के अंदर श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान जो है ये बनाया गया है कर्नाटक राज्य के अंदर। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरम के अंदर इसको स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2022-23 फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है और 2022-23 सीजन में इसको जीता है कर्नाटक की टीम ने। यहाँ पे कर्नाटक ने फाइनल में मेघालय की टीम को हराया है। 20 से लेकर के 27 मार्च तक आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 शूटिंग चैंपियनशिप किस भारतीय शहर में आयोजित की गई? तो हाल ही में निशानेबाजी प्रतियोगिता जो है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 ये भारत के एक शहर में आयोजित की गई जो कि है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था 20 से लेकर के 27 मार्च तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेडल टेबल में चाइना नंबर 1 पर रहा था और भारत का स्थान था दूसरा। भारत ने यहाँ पर 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 7 मेडल जीते हैं। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि भारत ने जो 1 गोल्ड मेडल जीता है वो किसने दिलाया है? सरबजोत सिंह ने। सरबजोत सिंह इसमें एकमात्र भारत के गोल्ड मेडल विजेता रहे जिन्होंने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इसको जीता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है कि भोपाल में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 के अंदर भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल किसने जीता? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सरबजोत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को किस शहर के अंदर वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो वन वर्ल्ड टीबी समिट जो है ये हाल ही में आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के अंदर, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है। तो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर यानी कि 24 मार्च को दौरा किया और उन्होंने यहाँ पर वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी यानी कि वाराणसी। ये जो समिट हुआ था ये भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जो स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है उनके द्वारा आयोजित किया गया था। हाल ही में किस देश के जो युवराज और राजकुमारी हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे? वहाँ के युवराज का नाम है फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और राजकुमारी का नाम है मैरी एलिजाबेथ। तो फ्रेडरिक आंद्रे और मैरी एलिजाबेथ जो है ये डेनमार्क की शाही दंपति हैं जो कि भारत में अपने पहले दौरे पर आए थे। तो सही उत्तर है डेनमार्क। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने निम्न में से किसे कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है?
तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कंपनी है, इसने हाल ही में रोहित जावा को अपना नया एमडी और सीईओ बनाया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीबीसी के द्वारा भारत की जो महिला खिलाड़ी हैं, उनको सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है, वो दिया गया है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू भारत की एक मशहूर भारोत्तोलक हैं, तो इनको इस बार ये पुरस्कार दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड 2022 की हाल ही में अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें भारत की मशहूर वेटलिफ्टर मीराबाई चानू जो हैं, वो मेन अवार्ड इनको दिया गया है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, वो दिया गया है भारत की मशहूर बॉक्सर नीतू घनघास को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है प्रीतम रानी सिवाच को, जो कि एक हॉकी प्लेयर है। इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड है दिया गया है भाविना पटेल को, जो कि एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने कौन सा व्यापक स्वनिगरानी ढांचा लॉन्च किया है? तो नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, ये देश भर के अंदर अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना करता है और इस तरीके से ये देश में युवा इनोवेटर्स को बढ़ावा देता है। तो भारत में इन अटल टिंकरिंग लैब्स के बढ़ते इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए हाल ही में नीति आयोग ने एक सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसका नाम है ATL सारथी। तो जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, उनके कामकाज में सुधार के लिए इस फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को पैन अमेरिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? पैन अमेरिका पुरस्कार जो होता है, ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है और 2023 में ये पुरस्कार एक मशहूर हिंदी लेखक को दिया गया है, जिनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। तो विनोद कुमार शुक्ला छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ हिंदी लेखक हैं और इनको पैन अमेरिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 5 से लेकर के 9 मार्च तक किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 23वां जो कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो गोवा राज्य के अंदर आयोजित किया गया है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोवा के जो राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एशिया प्रशांत में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने पूरे एशिया प्रशांत में जिस एयरपोर्ट को क्लीनेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया है, वो है भारत का दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये पूरे एशिया प्रशांत में क्लीनेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च को किस नौसैनिक अड्डे को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया है? राष्ट्रपति ध्वज यानी कि जो प्रेसिडेंट्स कलर होता है, ये भारत में किसी भी मिलिट्री यूनिट को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है और हाल ही में ये दिया गया है INS द्रोणाचार्य जो नेवल बेस है, इसको ये सम्मान दिया गया है। INS द्रोणाचार्य जो है, ये केरल के कोच्चि में बेस्ड है, ये भी आपको याद रखना है। 2 मार्च 2023 को वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं वो वैन थुओंग। अब यहाँ पर देखते हैं इसी के साथ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स जो कि अप्रैल महीने के अंदर हुई है। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि चीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ली कियांग। इसके अलावा चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये एक और कार्यकाल के लिए यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति बन गए हैं रामचंद्र पौडेल, जिन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं बोला टिनुबू। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं वो वैन थुओंग और कुवैत देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से चुन लिया गया है शेख अहमद नवाब अल सबा को। तो ये इस महीने की कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां थी, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इन्फोसिस के प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्फोसिस की अभी तक जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी, उनका नाम था किरण मजूमदार सौ, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद अब इन्फोसिस के नए स्वतंत्र निदेशक बन गए हैं डी सुंदरम। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए। 12 मार्च को सऊदी अरब ने कौन सी नई राष्ट्रीय एयरलाइन शुरू की है? तो हाल ही में सऊदी अरब ने एक नई एयरलाइन शुरू की है जिसका नाम है रियाद एयर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस कंट्री के नोबेल पुरस्कार विजेता एलेस बियालित्स्की को 10 साल के जेल की सजा सुनाई गई है? तो एलेस बियालित्स्की का नाम आपने सुना होगा। ये एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं बेलारूस कंट्री के और साल 2022 के अंदर इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, बेलारूस की एक अदालत ने इनको 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली किस शहर के अंदर स्थापित किया गया है? तो क्रैश बैरियर आपको पता होगा हाईवे के किनारों पर लगाए जाते हैं, लेकिन बांस का क्रैश बैरियर जो है वो 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर हाल ही में लगाया गया है महाराष्ट्र के विदर्भ में। और इस बैम्बू क्रैश बैरियर को नाम दिया गया है बाहुबली। इसकी खास बात यह है कि ये पूरी दुनिया का सबसे लंबा बांस से बना हुआ क्रैश बैरियर है जो कि महाराष्ट्र के विदर्भ में स्थापित किया गया है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जीएसएम एसोसिएशन यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन के द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, कौन सी कंट्री को? तो गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड जो है वो भारत को दिया गया है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो हाल ही में क्या हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस नाम की एक संस्था है जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के अंदर बेस्ड है। तो इसने हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। यह इंडेक्स बताता है कि कौन सा देश आतंकवाद से कितना प्रभावित है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश है वो है अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी भी तालिबान का शासन है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर अगला सवाल है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की रैंक क्या है आतंकवाद से प्रभावित देशों में? तो भारत का स्थान है 13वां। यहाँ पर आप इस लिस्ट के अंदर देख सकते हैं आतंकवाद से जो देश सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो देश है अफगानिस्तान, फिर दूसरे नंबर पर आता है बुर्किना फासो, फिर सोमालिया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत को 13वें स्थान पर रखा गया है। इसके आगे भी कंट्रीज हैं इस लिस्ट में, लेकिन यहाँ पर जिस मैंने आपको इंडिया का दिखाने के लिए यहाँ पर इसको कैप्चर किया था। पार्किंग शुल्क के लिए ई रूपी स्वीकार करने वाली देश की पहली मेट्रो कौन सी बन गई है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा पिछले साल के एंड में आरबीआई ने देश की डिजिटल करेंसी की शुरुआत की थी जिसका नाम था ई रूपी। तो ई रूपी को स्वीकार करने वाली भारत की जो पहली मेट्रो शुरू की गई है उसका नाम है कोची मेट्रो। तो कोची मेट्रो के अंदर पार्किंग शुल्क के लिए ई रूपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत ने 17 से 18 मार्च तक किस शहर के अंदर एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 में शंघाई सहयोग संगठन का जो अध्यक्ष है वो अपना भारत है। तो भारत की मेजबानी में एससीओ के पर्यटन मंत्रियों की हाल ही में बैठक हुई और ये बैठक वाराणसी के अंदर आयोजित की गई थी। आपको पता होगा कि एससीओ की पहली पर्यटन राजधानी के रूप में वाराणसी यानी कि काशी को ही चयन किया गया था और यहीं पर पर्यटन मंत्रियों की बैठक हाल ही में हुई है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है? तो अर्जेंटीना के जो कैप्टन हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कैप्टन लियोनेल मेसी हैं और इन्होंने आज तक 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं फुटबॉल में। तो इनका जो 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल हाल ही में हुआ वो जिस कंट्री के खिलाफ इन्होंने किया उसका नाम है क्यूरासाओ। क्यूरासाओ एक कैरेबियाई देश है। तो इसके बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है कि अर्जेंटीना ने इसी कंट्री के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा होगा। यहाँ पर हम लोगों ने पूरे मार्च महीने से 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। यहीं से आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब वीडियो को एंड करने से पहले यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि इसी वीडियो पर आधारित हैं और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताने हैं। पहला सवाल है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? फिर दूसरा सवाल है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर के अंदर ओपन किया गया है? और तीसरा क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग के प्रथम संस्करण का खिताब कौन सी टीम ने जीत लिया है? तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरे मार्च महीने की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को देखा है ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आप कॉन्फिडेंटली और आसानी से कर पाएं। अब आपका आने वाले समय में जो भी एग्जाम हो उससे पहले जितने अधिक से अधिक बार इन वीडियोस को रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये क्वेश्चंस बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।